हेलो बच्चों, क्लास एट्थ का पॉलिटिकल साइंस है आज और टॉपिक वही है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो हम पार्लियामेंट के फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें वर्ड कल मैंने बताया था कोलिशन गवर्नमेंट। जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ मिल जाती है ताकि वो गवर्नमेंट बना सके तो उससे बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो आज के टाइम में देखा जाए कि कोई भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके लिए मुश्किल हो जाता है मेजॉरिटी हासिल करना। मेजॉरिटी किस लिए, ताकि वो गवर्नमेंट बना सके। तो आज के टाइम पे वो बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। तो वो क्या करते हैं, फिर अलग अलग पार्टियों जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ हाथ मिला लेते हैं। तो जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट होता है कि वो गवर्नमेंट बनाए, सरकार बनाए, तो फिर वो हाथ मिला लेते हैं, गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो कल हमने लोकसभा की भी बात की थी और अब राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया कहा जाता है पार्लियामेंट में। क्यों? क्योंकि ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है और लोकसभा पीपल को रिप्रेजेंट करता है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। जो राज्यसभा है वो कोई भी लेजिस्लेशन को इनिशिएट करता है और कोई बिल जो होती है वो पास, अगर बिल को अगर लॉ बनाना है तो वो ज़रूरी है कि वो राज्यसभा में पास होनी चाहिए, तभी वो जाके लॉ बनता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। जब भी अगर जो लॉ सॉरी लोकसभा में अगर कोई लॉ इनिशिएट किया गया है तो उसमें फिर वो राज्यसभा में भेजा जाता है। फिर राज्यसभा उसमें रिव्यू करता है और ऑल्टर करता है अगर ज़रूरत होती है ऑल्ट्रेशन की। मतलब अगर थोड़े चेंजेस की ज़रूरत होती है तो राज्यसभा वो करता है, फिर वो पास ऑन हो जाती है। तो जो मेंबर्स है राज्यसभा के उनको कौन इलेक्ट करता है? जितने भी स्टेट्स हैं, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स। तो 28 स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ जो है, उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करती है। और कितने मेंबर्स है? 233 इलेक्टेड मेंबर्स है, प्लस जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। वो जो 12 मेंबर्स जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं वो उनको नॉमिनेट करते हैं जिन्होंने अपने फील्ड में एक्सेल किया हो। मतलब जो माहिर होते हैं अपने फील्ड में, चाहे वो आर्ट्स से हो, टेक्नोलॉजी से हो, या फिल्म इंडस्ट्री से हो। तो ऐसे ऐसे जिन्होंने एक्सेल किया होता है अपने फील्ड में, तो वो प्रेसिडेंट उन्हीं को नॉमिनेट करते हैं। तो अगर हम राज्यसभा और लोकसभा के डिफरेंस की बात करेंगे तो लोकसभा जो है वो टेम्प्ररी है, टेम्प्ररी हाउस, यानी 5 साल के बाद इसमें इलेक्शन होते हैं। और राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, इसका टर्म होता है 6 साल का। लेकिन इसमें क्या होता है, हर 2 साल के बाद जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते हैं। और जो रिटायर हो जाते हैं मेंबर्स, उनकी जब सीट खाली हो जाती है तो फिर उनको दोबारा से लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स वोट करके चुनते हैं। तो ये इनका डिफरेंस है लोकसभा और राज्यसभा का। तो अब बात करते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो इसका क्या काम है? कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट को। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का जब सेशन शुरू होता है, वो सेशन जब शुरू होता है तो पहले क्वेश्चन आवर शुरू होता है। तो जो क्वेश्चन आवर होता है ये एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है जिसमें जो एमपीज़ होते हैं वो गवर्नमेंट की वर्किंग के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मतलब क्वेश्चन आवर से आप बात समझ गए होंगे, इसमें क्वेश्चन आंसर्स चलते रहते हैं। जो अपोजिशन पार्टी वाले होते हैं वो गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं उनके काम के रिलेटेड। तो इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट वे है जिससे पार्लियामेंट क्या करता है? कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी जो रूलिंग पार्टी होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो पार्लियामेंट उसमें कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। तो क्वेश्चन जब पुटअप करते हैं गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट को भी अपनी शॉर्टकमिंग्स, मतलब जो खामियां होती है, गवर्नमेंट को भी पता लगता है कि गवर्नमेंट कहाँ पे वीक है, कहाँ पे उनसे मतलब कहाँ पे उनको शॉर्टकमिंग आ रही है। और गवर्नमेंट को क्या उस टाइम पे पता लगता है? लोगों के ओपिनियन के बारे में भी पता लगता है। ओपिनियन किसके ज़रिए पता लगता है? पार्लियामेंट में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स कौन? एमपीज़।
और एमपीज़ कौन हो गए, जिनको हम वोट दे के चुनते हैं। तो वो एमपीज़ क्या करते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको हम चुनते हैं। तो वो हमारा ओपिनियन गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। तो इसी के ज़रिए गवर्नमेंट को हमारे ओपिनियन का भी पता लगता है। जब गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं तो ये भी एक क्रूशियल टास्क है किसी भी एमपी के लिए। इसमें क्रिटिकल रोल किसका रहता है, ओपोजिशन पार्टी का, क्योंकि वही गवर्नमेंट से क्वेश्चन आंसर करती है। तो ये गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए ओपोजिशन पार्टीज़ भी ज़रूरी हैं। ये क्या करती है, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ या पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स है उसमें जो भी खामियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, उसको हाईलाइट करते हैं और क्या करते हैं, लोगों का जो सपोर्ट है उसको मोबिलाइज़ करते हैं अपनी पॉलिसियों के लिए। जो गवर्नमेंट है उसको वैल्यूएबल फीडबैक भी मिलता है और जो एमपीज़ उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इससे गवर्नमेंट भी अलर्ट रहती है कि हमसे कहीं कहीं गलती ना हो जाए। इसके अलावा जितने भी मैटर्स होते हैं जो फाइनेंस से डील करते हैं, उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से इन्हीं वेज से जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, उनको गाइड करती है और इनको इन्फॉर्म भी करती है। जो एमपीज़ होते हैं वो तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, उनको हम चुनते हैं तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो उनका भी सेंट्रल रोल होता है, वो भी कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं पार्लियामेंट को। तो ये एक ही एस्पेक्ट बन जाता है इंडियन डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए, ये भी ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे हु फॉर्म्स पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट कौन बनाता है, उसमें कौन कौन से लोग होते हैं। पार्लियामेंट में आज जो लोग होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे रूरल मेंबर्स होते हैं, वो भी इसमें अलग अलग रीजनल पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं। ग्रुप्स हो गए या पीपल्स होते हैं जिनको पहले रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी पहले के टाइम पे, वो भी अब पार्लियामेंट में इलेक्ट होते हैं और उनका भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखा गया है। जैसे दलित हो गए या बैकवर्ड कास्ट होती है, माइनॉरिटीज़ जिनको पहले रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी, उनको भी अब रिप्रेजेंटेशन मिलने लगी है। तो जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए या शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, उनको पहले रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी, तो उनको भी अब रिप्रेजेंटेशन मिलने लगी है। और अब देखा गया है जैसे आदिवासी है, वो भी अब इलेक्ट होते हैं पार्लियामेंट में। अभी मैंने बात की दलित्स की, आदिवासी या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, तो अब सिमिलरली कुछ ऐसे जैसे वीमेन है, वीमेन को भी रिप्रेजेंटेशन अब मिलने लगी है। तो ये इशू अभी भी डिबेट में है कि उनको रिप्रेजेंटेशन कितनी मिलनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है वीमेन की पॉपुलेशन भी बहुत है, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है। 60 ईयर्स एगो पहले की अगर हम बात करेंगे, जो खाली 4% वीमेंस को रिप्रेजेंटेशन मिलती थी, अब उसमें से लगभग 9% हो गई है जिनको रिप्रेजेंटेशन मिलती है। तो ये जो इशू है ये भी डिबेटेबल है और कुछ ऐसे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है जिनका आंसर ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगी, जब हर क्लास के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी पार्लियामेंट में, तो तभी हमारी जो डेमोक्रेसी वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।